हेलो दोस्तों, आपके लिए स्पेशल क्लास आ चुकी है। तो यहाँ पर हमारा जो है बीपीएससी पीवाईक्यू चल रहा था। तो यहाँ पर जो वीडियो है वह आज की डेट का 5वां वीडियो है। टोटल 4 वीडियो कंप्लीट हैं, यानी कि 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, पर डे आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। तो भारत का जो भूगोल है उसमें हमारा यह वीडियो तीसरा है। ठीक, तो चलिए आज की डेट का वीडियो देखते हैं। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती हैं तो कहाँ से निकलती हैं? तो अमरकंटक से निकलती हैं। तो सोन और जो है नर्मदा नदियों का जो उद्गम है वह अमरकंटक है, लेकिन यहाँ पर एक नदी ऐड हो जाती है महानदी, जबकि महानदी धमतरी के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन जो है गलत हो जाता है। यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शन ई होना चाहिए था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दामोदर नदी निकलती है, तो दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? भूमि बंधित नदी है मतलब ये होगा कि भूमि के अंदर ही समाप्त हो जाती है, तो उसका नाम लूनी नदी है। यानी कि भारत में प्रवाहित ही होती है, वहीं पर ख़त्म हो जाती है, न तो अरब सागर न तो बंगाल की खाड़ी, कहीं नहीं जाती। ठीक है, तो लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। 511 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात यह कच्चे के रन के दलदल में जो है विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो संपर्क है वह समुद्र से नहीं हो पाता है। अन्य जितनी भी नदियां हैं वह क्या हैं, समुद्र से संपर्क साझा कर लेती हैं। लूनी नदी जो है देश के अंदर ही प्रवाहित रह जाती है। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन जो है किया है, यानी कि सबसे अधिक जो है अपना मार्ग बदलने वाली नदी जो है वह कौन सी है? कोसी नदी है, जिसको बिहार की शोक नदी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर है, दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? तो उसका नाम जो है छोटा नागपुर का पठार है, जहां से दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियां निकलती हैं। ठीक, चलिए अगला यहाँ प्रश्न है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है? तो स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आम्र वर्षा यानी कि मैंगो शावर जो है तो मैंगो शावर है, यहाँ पर जो है कोई ऑप्शंस आपका करेक्ट नहीं है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो कर्नाटक एवं केरल में अप्रैल महीने में तड़ित झंझावत के कारण होने वाली वर्षा चेरी ब्लाजम कहते हैं, जबकि मई महीने में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। मई महीने में होने वाली वर्षा जो होती है, क्योंकि इस वर्षा से आम के फल जो है पकने लगते हैं। बंगाल एवं असम में अप्रैल मई में होने वाली तड़ित झंझावत के साथ वर्षा को काल वैशाखी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं था। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े यानी कि जो है विंटर के मौसम में बारिश मिलती है? तो वह कौन सा राज्य है? तो तमिलनाडु है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। और अक्टूबर नवंबर के महीने में उत्तर पूर्वी मानसून के लौटने के कारण तमिलनाडु के तटवर्ती इलाकों में जो है बारिश होती है। इसको लौटता हुआ मानसून कहते हैं या उत्तर पूर्वी मानसून भी कहा जाता है। ठीक, चेरापूंजी अवस्थित है कहाँ पर? तो मेघालय में, जहाँ पर सबसे अधिक बारिश होती है फिर वर्षा होती है। अब उसका नाम मासिन राम से जो है जुड़ गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, सुमेलित करना है प्राकृतिक आपदाओं और जो है प्रदेश से। ठीक है, प्राकृतिक आपदा और प्रदेश से जो है क्या कर लेना है, सुमेलित करना है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर बाढ़, तो बाढ़ जो है वह उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानों पर देखने को मिलती है। ठीक है, भूकंप, तो भूकंप जो है हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र जो है वहाँ पर भूकंप देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो है सूखा, तो मध्य पूर्वी भारत जो है यहाँ पर सूखा देखने को मिलता है। चक्रवात झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो करेवास मृत
मृत्तिका जो जाफरान यानी कि केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है, तो कहाँ पर? कश्मीर हिमालय में। केसर का उत्पादन कश्मीर में होता ही है, तो आपको पता हो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो आप जान लीजिए, ठीक है। जाफरान केसर की खेती के लिए जो है कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है, जो करेवा मिट्टी यानी कि वदूर में उपजाई जाती है। यह ताजे जल द्वारा जमा की गई मिट्टी है, ठीक। अगला प्रश्न, रेगुर, ठीक है। रेगुर जो है किसका नाम है? तो काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यह कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह जो मिट्टी है गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बड़े भागों तक विस्तृत है जो यह काली मिट्टी है, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि रेगुर मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा है, तो रेगुर मिट्टी जो है सबसे अधिक जो है कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में इसका विस्तार जो है सबसे अधिक है। रेगुर नाम है तो किसका? तो काली मिट्टी का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितनी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो मृदा अपरदन जो है वनारोपण के द्वारा रोका जा सकता है या वनीकरण के द्वारा, यानी कि वन को लगाकर हम जो है मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। और कैसे रोक सकते हैं? तो सोपानी या फिर समोच्च रेखीय कृषि के द्वारा, ठीक है। सोपानी खेती के द्वारा यानी सीढ़ीदार हम जिसको कह सकते हैं। अतिचारण एवं स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाकर जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, ठीक। गंगा के मैदान को एक के रूप में वर्णित किया गया है, तो जियोसिनक्लाइन, गंगा के मैदान को एक जियोसिनक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है, ठीक। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई मिट्टी को खादर कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो उसका नाम जो है जलोढ़ मिट्टी है। क्या है? जलोढ़ मिट्टी। तो गंगा यमुना के मैदान जो हैं ये जलोढ़ मिट्टी द्वारा ही निर्मित हैं, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? यानी कि भारत में जो है वन प्रतिशत कितना पाया जाता है? वनों का प्रतिशत क्या है? तो 20.7%। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वह करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? तो उसका नाम जो है मध्य प्रदेश है, जहाँ पर सागवन खासकर पाए जाते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है, तो प्रतिशत के मामले में सबसे अधिक वन जो है वह मिजोरम राज्य में है। कहाँ पर? मिजोरम राज्य में, ठीक। भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में हैं? ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य जो है सबसे अधिक संख्या में कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, जहाँ पर 48, ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य हैं, ठीक। जबकि संघ राज्य क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 96 क्या है? वन्य जीव अभयारण्य हैं, ठीक। चलिए समस्त विश्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी भारत में है। इनकी अनुमानित संख्या जो है वह कितनी है? तो अनुमानित संख्या 12,852 के आसपास है। तो यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होता है, ठीक है। स्टेटस ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया 2018 के अनुसार भारत में लगभग 12,852, ठीक है, तेंदुआ के होने का अनुमान है, ठीक है। यानी कि 12,000 से ज़्यादा ही है, कम नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्न कथनों पर मनन कीजिए, विचार कीजिए। तो यहाँ पर चलिए हम देखते हैं। तो वर्ष 1991 से लेकर 2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि लगभग 21% दर से हुई थी। तो चलिए ये तो सही है। अगला यहाँ पर वर्ष 1991 की अपेक्षा 2001 में पुरुष व महिला साक्षरता का अंतर बढ़ गया। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जो है देश में 35 ऐसे बड़े नगर हैं जिनमें कुल नगरीय जनसंख्या की लगभग 48% जनसंख्या निवास करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। वर्ष 1991 की जनगणना ने अनुत्पादक उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया, यह सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 जिसमें सही है उसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक।
अगला यहाँ पर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? लगभग में तो 31% था। कितना? तो 31% था। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है कि यहाँ पर जान लीजिए थोड़ा फैक्ट कि भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या जो है 31.2% थी 2011 की जनगणना के अनुसार। वही प्रश्न अब भी चलता रहेगा। और ग्रामीण जनसंख्या जो है 68.8% के लगभग थी। ठीक है, सारण सिंचाई नहर जो है निकलती है कहाँ पर? तो गंडक से। ठीक है, गंडक से निकलती है क्या? सारण सिंचाई नहर। तो गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक 740 मीटर लंबी बैराज बनाया गया है, जिससे कुछ नहरें निकाली गई हैं, जिनमें से एक सारण नहर भी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो उसका नाम गंडक नदी है। ठीक है, कौन सी नदी? गंडक नदी। भाखड़ा नांगल एक जो है संयुक्त परियोजना है। तो भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। किसकी? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की जो है भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना जो है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों की संयुक्त उपक्रम है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नांगल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। ठीक, भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो अभी हम लोगों ने जाना सतलज नदी पर बनाया गया है। ठीक, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो उसका नाम कावेरी नदी है। कौन सी नदी? तो कावेरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर अवस्थित है। इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। इनका अपवाद क्षेत्र जो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में विस्तृत है। किसका? कावेरी नदी का। पट्टी सीमा परियोजना निम्न में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? तो जो है कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से पट्टी सीमा परियोजना का निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। हीराकुंड जो बांध है, ठीक है, हीराकुंड डैम है, वह किस नदी पर तैयार किया गया है? तो उसका नाम महानदी है। ठीक है, और यह जो हीराकुंड बांध है यह सबसे लंबा डैम है। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है कि मैथॉन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर जो है बनाए गए हैं? तो उसका नाम है बराकर नदी। कौन सी नदी? बराकर नदी पर मैथॉन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध का निर्माण किया गया है। ठीक, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो उसका नाम जो है क्या है? इनमें से कोई नहीं या फिर जो है एक से अधिक। तो यहाँ पर जो वूलर झील है ये तो मीठे पानी की झील है ही। ठीक है, वूलर झील है ही। लोकटक झील भी है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही होने की वजह से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, जबकि जो चिल्का झील है या फिर सांभर झील है राजस्थान की, यह जो है कैसी झील है? तो खारे पानी की झील है। ठीक, चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है कि भारत में कौन सा कृषि वित्त यानी एग्रीकल्चरल फाइनेंस का स्रोत नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखिए भारत में कृषि वित्त के प्रमुख स्रोत इस प्रकार हैं। वाणिज्यिक बैंक हो गया, सहकारी बैंक हो गया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गया। तो यहाँ पर जो है 3 है। अगला यहाँ पर है कि कृषि में युग्म पैदावार का आशय को उगाने से है। किसको उगाने से है? तो कृषि में युग्म पैदावार का आशय विभिन्न मौसमों पर 2 फसलें उगाने से है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? तो भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में जो सही है वह इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीकी का विस्तार करना। ऑप्शन जो इसमें 2 है आपका वो सही है। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना, यह सही है। तो यहाँ पर 2 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक, चलिए अगला है नकदी फसल में जो है सम्मिलित नहीं है। तो नकदी फसल में जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ये खाद्यान्न फसल है न कि नकदी फसल है। जबकि गन्ना हो गया, जूट हो गया, कपास हो गया, ठीक है, ये सभी जो हैं नकदी फसल के अंतर्गत आती हैं, लेकिन गेहूं जो है खाद्यान्न फसल में आता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है। नकदी फसल का मतलब यही है कि जो है जिसको हम जो है उपयोग करके, ठीक है, आर्थिक स्थिति अपनी सुधार सकें, एज अ पैसा कमा सकें। ठीक है, एज अ व्यापार का क्षेत्र जो बनता है कृषि का, उसको नकदी फसलें कहते हैं, नगद। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। तो किस क्षेत्र में? गेहूं के उत्पादन में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है।
प्रमुख खाद्यान्न फसल है, तो प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है सबसे अधिक जो खाया जाता है वह चावल और उसके बाद गेहूं खाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह करेक्ट है। भारत के चावल के कटोरे के क्षेत्र का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है उसको चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। ये क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। आंध्र प्रदेश के कुल कृषित क्षेत्र के 29.3% पर भाग पर जो है चावल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अगला यहाँ प्रश्न है कि खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार, ठीक है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल जो है कौन सी है? तो अभी हम लोगों ने ऊपर जाना चावल, दूसरे स्थान पर जो है गेहूं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाती है या बोई जाती है? तो वह क्या है? मूंगफली। ठीक है, भारत में कौन सी फसल जो है सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो यहाँ पर जो है मूंगफली कैसे हो सकता है? ठीक है, या तो चावल या तो गेहूं होना चाहिए। तो यहाँ पर दिया गया मूंगफली, तो मूंगफली को मान लो। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक क्षेत्र या राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है, क्योंकि काली मिट्टी सबसे अधिक यहीं है तो कपास भी सबसे अधिक यहीं होगा। दूसरा जो है स्थान गुजरात का है। अगला है कि गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में है। गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम जो है सबसे अधिक यानी पहले होगा, यानी कि अवरोही क्रम में। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक होता ही है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन कट जाते हैं, बी और डी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद जो है जो आता है स्थान वो महाराष्ट्र का आता है। तो यहाँ पर दोनों में महाराष्ट्र है। उसके बाद जो है तमिलनाडु का स्थान आता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है आपका वह गलत हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक जो है गन्ने के अग्रणी उत्पादक राज्य थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देख लीजिए कौन कौन से गन्ने उत्पादन में वो प्रमुख स्थान रखते हैं। उत्तर प्रदेश पहला, महाराष्ट्र दूसरा, कर्नाटक तीसरा, गुजरात जो है चौथा और तमिलनाडु पांचवा है 2020-21 के अनुसार। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो जो है मूंगफली जो है शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है। क्या? मूंगफली। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक जो है राज्य कौन सा है? तो उसका नाम केरल है। किसका नाम? केरल है। ठीक है, रबड़ उत्पादन में सबसे अधिक जो है वह केरल राज्य भूमिका अदा करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? अभी हम लोगों ने जाना केरल, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है किसका? तो प्रश्न काल में भारत विश्व में चाय एवं दाल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश था, यानी चाय पीते थे और दाल का खूब प्रयोग करते थे। ठीक है, FAO के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व में चाय का दूसरा, यानी कि चीन पहला है, बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता है। वहीं दूसरी तरफ भारत दाल के उत्पादन एवं उपभोक्ता में प्रश्नकाल से वर्तमान तक अग्रणी स्थान पर बना हुआ है। ठीक है, यानी कि चाय और दाल कहाँ पर? भारत में खूब खाते हैं, खूब उत्पादन करते हैं। निम्नलिखित में से जो है किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो उसका नाम गिरनार पहाड़ी है, जहाँ पर चाय बागान नहीं है। जबकि कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग इन सभी स्थानों पर चाय के बागान होते हैं। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है कि यहाँ पर हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। कितना? 50 क्वेश्चंस। ठीक है, कितने? 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देख ही लेते हैं। निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो वह जो है पुनलेज है। ठीक है, पुलनेज है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन क्या 51 क्वेश्चन देख लिया, 50 ही क्वेश्चन देखा है। यह वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं BPSC एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, अदर जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी हर एक सब्जेक्ट या हर एक पेपर में ही आता है GK के अंतर्गत। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।